हेलो एवरीवन। तो आज अपन फ्लूइड स्टैटिक्स का एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है अपना बायोट फोर्स ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बातों को काफ़ी ध्यान से सुनना। 10-15 मिनट में जो पढ़ा उसके बाद सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे ना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बायोट फोर्स ना। ठीक है, तो बायोट फोर्स देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर ये नया फोर्स कौन सा आ गया ना। ठीक है, तो बायोट फोर्स बेसिकली कुछ नया फोर्स नहीं है। बायोट फोर्स को सिंपल शब्दों में अगर अपन कहें तो ये होता है नेट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड। जो फ्लूइड स्टैटिक्स में अपना जो बॉडी फ्लूइड के अंदर है ना, उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है फ्लूइड के द्वारा, और वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। फ्लूइड में प्रेशर किसकी वजह से आता है, यहाँ पर हम आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और आइडियल फ्लूइड का जो फोर्स आएगा वो तो क्या होगा, बॉडी के केवल परपेंडिकुलर आएगा, यानी उसकी वजह से प्रेशर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोट फोर्स अपना आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस ना। तो बायोट फोर्स के बारे में अपन लिखते हैं थोड़ा सा। तो बायोट फोर्स बेसिकली है नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड on the body, net force applied by the liquid on the body due to pressure difference ना। ये वाला टर्म बहुत समझना जरूरी है। इसका मेन कारण क्या है, प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है ना, प्रेशर डिफरेंस। देखो अब इसका क्या फॉर्मूला है ना, और किस तरीके से हम इसको ड्राइव करते हैं, इसका फॉर्मूला है एक सिंपल सा, तो वो देखते हैं अपन आगे। मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, उसके थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सेकंड है, ठीक है, कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब कोई एक बॉडी है ना जो इस लिक्विड में सबमर्ज्ड है, उस पर नेट फोर्स हमें निकालना है, कितना आ रहा है। तो सिंपली अभी अपने नेट फोर्स निकालना तो सीखा है, किसी एक साइड पर नीचे जाते हैं तो प्रेशर किस तरीके से वेरी करता है ना। प्रेशर अगर आ गया तो फोर्स भी आ जाएगा। तो बॉडी को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पर मैं सिंपली एक क्यूबॉइड की शेप की, या फिर कह सकते हैं सिलेंड्रिकल टाइप की कोई एक बॉडी कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये बॉडी ले ली हमने, इस तरीके से आ जाएगा ये। सिलेंड्रिकल शेप की भी ले लो या फिर क्यूबिकल शेप की ले लो, क्यूबॉइडल शेप की ना, तो उससे क्या है कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखना यहाँ पर ऊपर वाली सरफेस पे देखें तो पानी का प्रेशर होगा यहाँ पर कुछ, और कुछ प्रेशर यहाँ पर होगा बॉटम पर ना, तो इसके कारण ऊपर से फोर्स आ रहा होगा इस तरीके से। जो प्रेशर का फोर्स आएगा वो तो हमेशा सरफेस के कैसे आएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही मैं केवल एरो बना रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आ रहा होगा ये फोर्स, ये बात ना। सिमिलर तरीके से इधर हो जाएगा ऐसे, और ये हो गया ना। ठीक है, और देखो एक चीज समझ में आ रही होगी, फ्लूइड है अपना स्टैटिक कंडीशन में, और यहाँ से वाटर की सरफेस से चाहो तो ये वाला पॉइंट देखो, या ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पर, इन दोनों का जो प्रेशर होगा इस जगह पर वो सेम आ रहा होगा, यानी इनके कारण जो फोर्स आएगा वो भी सेम आएगा। तो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स तो आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट। इसने इसको कैंसल आउट किया, इसने इसको करेंगे। तो ये चीज समझ में आ रही है, जो हॉरिजॉन्टल ये जो वर्टिकल वॉल है इस पर नेट फोर्स 0 आता है। ठीक है, तो केवल फोर्स कहाँ पर आ रहा होगा फिर, एक तो ये वाली सरफेस पर आएगा और एक ये वाली सरफेस पर, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर आएगा, मैंने मान लिया वो P1 है,
और इस वाली सरफेस पे जो प्रेशर आएगा वहां पर कह दिया हमने P2 है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब देखिए, अब मुझे अगर फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, इनकी बीच दो पॉइंट्स हैं अपने E1 और जो 1 और 2 मैंने कंसीडर किए, इनके बीच का जो हाइट है उसको h ले लेते हैं, ये ऐसा, ठीक है। तो ऊपर वाली सरफेस पर अब इसका मैं देखता हूँ नेट फोर्स कितना लगा रहा है लोड इस बॉडी पर ना, ऊपर से फोर्स कितना आ रहा है, इस प्रेशर के कारण जो फोर्स आएगा F1 बराबर क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया, E1 इनटू ए कर लिया। देखो एक्चुअल में लगता तो फोर्स है ना, हम कहते हैं कि प्रेशर लग रहा है, एक्चुअल में प्रेशर थोड़ी लगता है, फोर्स लगता है किसी भी जगह पर, फोर्स के कारण प्रेशर आता है ना, ठीक है। जैसे सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर इतना प्रेशर लग रहा है, एक्चुअल में लगता तो फोर्स है, फोर्स के कारण प्रेशर जनरेट होता है। तो यहाँ पर F2 फोर्स आ रहा होगा, F2 बराबर क्या लिखेंगे, P2 इनटू ए आ जाएगा। तो नेट फोर्स निकालना है इस बॉडी पर। देखो फ्लोट हॉरिजॉन्टल वाले तो हमें पता है कैंसल आउट ही हो गए थे, अभी मैंने बताया, बस बचेंगे कौन से, ये वर्टिकल वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये वाला फोर्स कैसे आ रहा है बॉडी पे, अपवर्ड आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल एंड इक्वल नहीं, अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं दोनों ना। अब इसमें से हमें ये पता है F1 और F2 बराबर तो नहीं होंगे, और इतना भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो F2 वाला फोर्स होगा ये ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि देखो एरिया सेम है, मतलब जहाँ का प्रेशर ज्यादा वहाँ का फोर्स भी ज्यादा, तो ये वाला फोर्स बड़ा आ रहा होगा। तो नेट फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स के लिए अपन सिंपली बड़े फोर्स में से छोटा घटा देते हैं, ये वाला फोर्स F2 ज्यादा है, ग्रेटर है, ये F1 क्या है, कम, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जाना है, सिंपल सी बात है ना। तो नेट फोर्स को हम लिख देंगे अपवर्ड फोर्स F2 और डाउनवर्ड ना ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएगा सर। तो इसकी वैल्यू को लिख देंगे यहाँ से F नेट फोर्स विच इज इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, F2 बराबर P2 इंटू ए, तो ये आ जाएगा P2 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर P1 इंटू ए, ठीक है ना। तो ये आ गया सिंपली P1 इंटू ए आ गया, तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, तो एरिया को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, काफी आसान है। तो P2 माइनस P1 लिख दिया इंटू क्या आ जाएगा एरिया ए, ठीक है। अब देखो बस क्या है, नेट फोर्स आने के लिए हमें यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू चाहिए, तो प्रेशर की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो है, अगर हमें पता है अगर हम एक पॉइंट से अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाते हैं ना तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ का प्रेशर अपना P1, यहाँ से हमें कहाँ पे पहुंचना है, इस सरफेस पे पहुंचना है, क्या करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करना है उस पॉइंट का प्रेशर ये आ जाएगा P1, ठीक है ना। और वर्टिकली जा रहे हैं, ग्रेविटी तो इधर ही है ना, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स में मैंने बताया जो है, तो आ जाएगा P1 प्लस OGH बराबर फाइनली कितना आ जाएगा, H हाइट नीचे गई तो सेकंड वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यहाँ का प्रेशर सिंपली P2 आ गया, यहाँ से मैं कह सकता हूँ P2 माइनस P1 बराबर OGH, रो किसका है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी को मैं रो एल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ सिंपली, तो रो एल ना, ये वाली चीज समझना जरूरी है, यहाँ पर बॉडी की डेंसिटी नहीं है, लिक्विड की डेंसिटी है। तो ये आ जाएगा नेट फोर्स, एफ नेट की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एफ नेट जो आ जाएगा नेट फोर्स, इसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा P2 माइनस P1 की जगह डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G इंटू H इंटू A, ये आ गया यहाँ से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एरिया इंटू हाइट इंटू G। देखो एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ना, एरिया इंटू हाइट, मान के लो अगर यहाँ तो ये सिलिंड्रिकल बॉडी हो या फिर ये क्यूबॉइडल शेप की हो, अगर इसका एरिया थ्रू आउट दी हाइट अगर सेम है थ्रू आउट दी लेंथ, तो क्या ये वॉल्यूम हो जाएगा ना, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम है ये। तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ जो नेट फोर्स आ रहा है बॉडी पर फ्लूइड के द्वारा, वो आ गया सिंपली अपना डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू एरिया इंटू हाइट, क्या है यहाँ पर डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर बॉडी का कितना वॉल्यूम है, पर अभी तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ही यहाँ पर डूबा हुआ है, सिंपली अभी के लिए तो मैं इसको V लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर G आ जाएगा। तो ये जो नेट फोर्स आया ना अपना, यही बायोन्सी है, ठीक है, यही बायोन्सी है और कोई नया फोर्स नहीं है। तो ये आ जाएगा सिंपली अपना बायोन्सी फोर्स, ठीक है।
अब देखना एक चीज और बताता हूँ मैं यहाँ पर। अब फोर्स तो आ गया, अब इसकी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ये वाला फोर्स बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। नेट फोर्स ऊपर ही आना है। मुझे बताना जो ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है यहाँ पर, कंटेनर ग्राउंड पर रखा हुआ है, ग्रेविटी है डाउनवर्ड, और जो बायोन्सी फोर्स आ रहा है नेट फोर्स तो ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। ये बायोन्ट फोर्स आ रहा है ऊपर आ रहा है, और वास्तव में हमेशा ऐसा होगा ही भी, ठीक है, ऐसा ही होता है। जो बायोन्सी फोर्स की डायरेक्शन रहती है वो हमेशा इफेक्टिव ग्रेविटी के अपोजिट ही आती है, ठीक है। तो अगर इस फोर्स को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा, यहाँ से लिख देंगे अपन। अभी तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर साइन लगाएंगे अगर इसके ऊपर, तो वेक्टर के लिए हमें प्रॉपर डायरेक्शन देखना पड़ेगी। तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी सिंपली डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू बॉडी का जितना पार्ट लिक्विड के अंदर है इनटू यहाँ पर जी आ जाएगा। जी पर हम एक वेक्टर साइन लगा देंगे, पर हमें पता है जी और बायोन्सी फोर्स तो अपोजिट है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा ना। अब बिल्कुल सही है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये बायोन्सी फोर्स आ चुका है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, काफी आसान है, ठीक है, क्लियर है ना इतना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अब देखो इससे रिलेटेड अपना एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, सभी ने सुना ही होगा मुझे लगता है पहले ना, 9th क्लास में भी थोड़ा सा आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है उसको समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। देखो अभी मैंने जो पिछला एग्जांपल यहाँ पे दिया था, यहाँ पे तो बॉडी अपनी काफी सिमेट्रिक थी ना, और फोर्स भी या तो हॉरिजॉन्टल आ रहे थे या फिर वर्टिकल, तो इनका रिजल्टेंट निकालना क्या था, बहुत ही आसान था। पर कईयों केस हमारे पास ऐसे आएंगे इसमें फोर्स कुछ एंगल पर आएंगे बहुत सारे, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे करना थोड़ा सा टफ रहेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कुछ इस तरीके का केस आ गया, मान के चलो ये कंटेनर अपन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और कोई एक बॉडी है अपने पास, तो कुछ इस तरीके की शेप की है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स आ रहा होगा इसको, वो इसके परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखो एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पर बहुत सारे फोर्स है ना, अलग अलग एंगल पर आ रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालना काफी कठिन है, ठीक है ना। ऐसे हम आराम से निकाल पाएंगे क्या इसका रिजल्टेंट, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम हेल्प लेंगे। तो कैसे करना आर्किमिडीज प्रिंसिपल से वो अपन देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड ना, चलो कोई बात नहीं, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मैं ये चीज देखना चाह रहा हूँ कि जो बॉडी है ना उसने कितना लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस किया। तो मैं यहाँ पर अगर डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। देखो अगर मान के चलो यहाँ पर बॉडी ना होती तो क्या इस जगह हमें लिक्विड देखने को मिलता होता, पर अभी इस जगह पर बॉडी आ चुकी है, तो बॉडी ने इतने लिक्विड को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल काफी आसान है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अगर कोई भी बॉडी लिक्विड में डूबी हुई है, या तो फुली डूबी हो या फिर पार्शियल, उस पर जो नेट फोर्स आ रहा होगा, बायोन्सी फोर्स जो आएगा वो आएगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, ठीक है ना। तो बायोन्सी फोर्स का स्टेटमेंट है, व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड then the buoyancy force is equal to the weight of the displaced liquid, ठीक है ना। weight of the displaced liquid है उसका weight हमें देखना है, ठीक है। अब weight निकालने के लिए देखो काफी आसान है, ठीक है। weight निकालना तो काफी आसान है ना। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, when a body fully और पार्शियली ना, या तो पूरा डूबा हुआ हो या फिर हो सकता है थोड़ा सा उसका डूबा हुआ, व्हेन अ बॉडी फुली और पार्शियली इमर्ज्ड
in a liquid, then the buoyancy force is equal to the weight of the displaced liquid. Buoyancy force is equal to the weight of displaced liquid. लिक्विड जो डिस्प्लेस किया है उसका वेट हमें लिखना है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। याद आएगा सिंपली, तो इसकी वैल्यू आ क्या जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा बायोन्सी फोर्स इज इक्वल टू वेट लिखना। तो वेट के लिए ये वाला वॉल्यूम देखना पड़ेगा, इस वाले वॉल्यूम को मैंने क्या दिया, ये बॉडी का वो वाला वॉल्यूम है जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है ना, इसको अपन सबमर्ज्ड वॉल्यूम कहते हैं, VS सबमर्ज्ड वॉल्यूम ना। ये वाला देखो, ये वाला आ रहा होगा, इसको मैं वाइट कलर से देखो करता हूँ, पानी है, पानी नीला नीला था, नीले कलर से बना देता हूँ इसको, तो ब्लू ब्लू पानी, ठीक है ना, याद रहेगा। यहाँ पर होगा पानी होता, अभी तो बॉडी है यहाँ पर, और बॉडी ना होती तो यहाँ पर पानी हमें सिंपली दिख रहा होता। तो बायोन्सी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, वेट लिखना है, वेट बराबर होता क्या है mg, ठीक है ना। तो मास निकालना है, मास के लिए डेंसिटी, वेट लिखना है लिक्विड का, तो डेंसिटी भी किसकी आएगी, लिक्विड की, इनटू वॉल्यूम हमें वो लिखना है जितना इस बॉडी ने यहाँ से हटाया है, वो तो उतना ही होगा जितना पार्ट बॉडी का लिक्विड में डूबा हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू g, या ठीक है। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ना कि टोटल वॉल्यूम। यहाँ से हम और क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से एक चीज और मैं कह सकता हूँ कि जो बायोन्सी फोर्स लग रहा है इस पर, वो डेंसिटी ऑफ बॉडी पर डिपेंड ही नहीं करता, बॉडी की डेंसिटी क्या है ना। और दूसरी बात ये है कि ये उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी का मास कितना है, यहाँ पर मास का कोई भी टर्म नहीं आ रहा, ये केवल डिपेंड कर रहा है लिक्विड है जो जिसमें बॉडी डूबी हुई है उसकी डेंसिटी क्या है, और वॉल्यूम कितना है बॉडी का लिक्विड के अंदर, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ना इनटू जी। मतलब एक चीज और है कि टोटल वॉल्यूम पर भी नहीं डिपेंड कर रहा है। अब देखना, मान के चलो बॉडी यहाँ पे डूबी हुई है, अगर सेम मास की बॉडी है, अगर वॉल्यूम भले ही बड़ा ही हो पानी के बाहर वाला, अगर सबमर्ज्ड वॉल्यूम सेम है तो क्या बायोन्सी फोर्स में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर आज इतने ही रखते हैं ना, ठीक है। तो मुझे लग रहा कम ही होगा इसे।